जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन है ना, क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का एनसीईआरटी का चैप्टर वन क्या है? चैप्टर वन इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है ना। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, ये हमारा चैप्टर वन है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और अभी हम इस चैप्टर को ही पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। एंड इस आई होप कि मेरे लेक्चर के बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। वन इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि CUET, जो आप लोगों में से काफ़ी विद्यार्थी CUET के लिए भी तैयारी करेंगे और वो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपना एडमिशन करवाना चाहेंगे फॉर ग्रेजुएशन, तो ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस का ये बुक है, तो इससे काफ़ी सवाल आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप CUET में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और एक अच्छे विश्वविद्यालय में, अपने मन पसंद के विश्वविद्यालय में, जिस कॉलेज में आप चाहते हो उसमें आपका दाखिला हो। सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। So let's first understand the chapter and then make yourself ready for CUET. At the same time, other students who are aspiring for other competitive exams including UPSC or other public service commission exams and SSC exams or any other competitive exams, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, यू ऑल नो कि NCERT इज़ दी बुक, और इस बुक को आपको वर्ड टू वर्ड समझने की ज़रूरत है। जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपका बेसिक्स मजबूत नहीं होगा, आप बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस करेंगे। सो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने की आपकी ज़रूरत है। तो जब हम चैप्टर वन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन स्टेट, है ना, नए राष्ट्र, है ना, नए राष्ट्र की क्या चुनौतियां हैं। भारत एक नया राष्ट्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, आप लोग जानते हैं। तो अब हम उनकी क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, है ना। सो हम चैलेंजेस को पढ़ने वाले हैं कि क्या चुनौतियां रही है। सो एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14th-15th अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। सो ये आप सबको मालूम है, इसमें कोई नई बात है नहीं कि सन 1947 के 14-15 अगस्त के रात के बीच में, शायद ये अगर किसी लोगों को शायद ना मालूम हो तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भारत को जो आज़ादी मिली थी एट द मिडनाइट ऑफ 14th एंड 15th अगस्त। सो वो रात के बीच में मिली थी, 14th अगस्त और 15th अगस्त के बीच में, है ना। तो इस भारत उस समय आज़ाद हुआ। सो इसलिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में समझाना चाहूँगा, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जो है। जब भारत में 15 अगस्त, बेसिकली 14 और 15 अगस्त के बीच के रात को 12 बजे अगर आज़ादी मिलती है, तो भारत में जो समय होगा वो होगा 15 अगस्त का 0000, है ना। रात के 12 बज रहे, मतलब 0 बज रहे हैं। तो भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और जिस समय आज़ादी मिली, जिस समय भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को 0000 आवर्स में, सो जब इतने बजे आज़ादी मिली, आप लोगों को मालूम होना चाहिए और बहुतों को मालूम होगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो वॉच है, जो पाकिस्तान की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम है, वॉच नहीं, सॉरी, इनकरेक्ट वर्ड मैंने यूज़ किया। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा पीछे है। सो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा पीछे है। इट मीन्स अगर भारत में भारत में अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में सुबह के 5:30 ही बजेंगे, अभी आधा घंटा पीछे है। अगर भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 9:30 ही बजेंगे, है ना, अभी आधा घंटा पीछे है। तो जब भारत में सुबह के 12 बज रहे थे 0000 आवर्स ऑन 15th अगस्त 1947, दैट टाइम पाकिस्तान में 11:30, रात्रि का 11:30 था। आधा घंटा के बाद उनका 15 अगस्त होने वाला था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी आज़ादी मिल गई 14 अगस्त को। तो उन्हें कब आज़ादी मिली? 14 अगस्त को मिल गई एट 11:30 आवर्स, सॉरी 2330 आवर्स, है ना, रात के 11:30, 11:30 PM, दैट इज 2330 आवर। तो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाई जाती है और भारत की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाई जाती है। तो ऐसा यह नहीं है कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, नहीं, दोनों एक समय आज़ाद हुए, लेकिन भारत में उस समय
15 अगस्त आ चुका था, क्योंकि हम 0000 आवर्स में हम अपने नए दिन का शुरुआत कर चुके थे और उनका अभी आधा घंटा बचा हुआ था। 2330 आवर्स 11:30 PM में रात्रि में वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ। दिस वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सोचा कि समझा दूं, क्योंकि बहुतों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि भारत अपना आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है, पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाता है। सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night। है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत को एक स्पेशल से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक स्पेशल सेशन में उस रात्रि में उन्होंने एड्रेस दिया था। एंड वो फेमस एड्रेस को हम बोलते हैं दैट दिस वाज द फेमस ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं भाग्यवधु से चिर परिचित भेंट, है ना, भाग्य से मुलाकात, सो डेस्टिनी से मुलाकात। एंड ये स्पीच, दिस इज वेरी वेल नोन स्पीच इंडिया वाइड, ये सभी लोग जानते हैं द ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। दिस अगर आप लोगों को नहीं हो इस स्पीच का आपको टेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए, ऑफ कभी भी फ्री टाइम में हो कभी गूगल कीजिए और इसको आप वर्ड टू वर्ड पढ़िए। दिस वॉज ए वेरी नाइस स्पीच गिवन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। यह वो क्षण था, वो लम्हा था जिसका भारत के लोग जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वेर मेनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट। अपने अभी तक इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी आवाज़ें थी, मेनी वॉइसेस वेर देयर, बट देयर वेर 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन, है ना। 2 ऐसे गोल थे, 2 ऐसे लक्ष्य थे, 2 वॉइसेस बहुत सारे थे, बहुत सारे आवाज़ें थी, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे, बट 2 ऐसे गोल थे, 2 गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड अपॉन। 2 ऐसे लक्ष्य थे जिसमें लगभग सारे लोग सहमत थे। 1 दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड 2 दैट गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, है ना। सो हमारा जो 2 लक्ष्य था वो क्या था, सन आज़ादी के मूवमेंट के टाइम पे 2 लक्ष्य क्या था कि जब भारत आज़ाद होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत कैसे रन करेगा, थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। सो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप होगी। ये हमारे नेशनल लीडर्स के मूवमेंट में, ये नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके माइंड में ये बहुत ही क्लियर था कि अगर स्वतंत्र भारत जब भी होगा तो वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और देश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से चलेगी। दूसरा उनका व्यू पॉइंट, लक्ष्य बहुत क्लियर था, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनका गोल क्लियर था। दूसरा पॉइंट कि जो भी सरकार होगी, सरकार किसके लिए होगी, सरकार जो चलेगी वो होगी फॉर द गुड ऑफ ऑल, सभी लोगों के अच्छाई के लिए होगी, लिमिटेड लोगों के अच्छाई के लिए नहीं होगी, सिर्फ बड़े वर्ग क्या या जो वर्ग शासन में है या जो वर्ग पैसे से धन संपन्न है, सिर्फ उन वर्गों के लिए नहीं होगी बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए होगी, भारत के हर एक नागरिक के लिए होगी, गुड फॉर ऑल एंड पर्टिकुलरली खासकर गरीबों के लिए और सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, और खासकर गरीबों के लिए और जो सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग है इनका खास ख्याल रखा जाएगा। सो ये दोनों, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग कि, और ये मैटर ऑफ प्राइड है कि हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे दे वर सो विजनरी एंड सो टॉल इन देयर थॉट प्रोसेस कि इवन इफ दे हैड वेरियस वॉइसेस बट देयर 2 बेसिक कोर कॉन्सेप्ट वाज 2 बेसिक कोर गोल्स वेर क्लियर, है ना। एंड one was that the India will have a democratic government, and second thing that the government will be for the good of all and particularly for the poor and socially disadvantaged groups. Now that the country was independent, the time had come to realize the promise of freedom. और अब चूंकि भारत आज़ाद हो गया था, अब हम 15 अगस्त 1947 और उसके बाद की बात कर रहे हैं, तो चूंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है तो अब ये समय आ चुका था कि जब ये प्रॉमिसेस है, जो ये वादा किया गया था देश के साथ, इन वादाओं को अब रियलाइज किया जा सके, पूरा किया जा सके। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये इतना आसान होने वाला नहीं था दोस्तों। इंडिया वॉज बॉर्न एज ए नेशन स्टेट इन ए वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। भारत जब आज़ाद हुआ था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, है ना। परहैप्स नो अदर कंट्री बाई देन
was born in a situation more difficult than that of India in 1947. So 1947 तक, उस समय तक जो भी कंट्री आज़ाद हुई थी, कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इस सिचुएशन में, भारत जैसी सिचुएशन में स्वतंत्र हुआ। जिस डिफ़िकल्ट सरकमस्टांस में भारत स्वतंत्र हुआ, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सरकमस्टांस में कोई भी देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। मतलब उस समय तक भारत सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशंस में आज़ाद होने वाला कंट्री था। So situation was not so conducive, दोस्त. It was not so easy. फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात आप सब लोग जानते हैं कि जो स्वतंत्रता मिली वो किसके साथ, उसके साथ पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश का विभाजन स्वतंत्रता के साथ हो गया, है ना। द ईयर 1947 वॉज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो 1947 का जो साल था, इसमें इस साल में अभूतपूर्ण हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था, है ना। अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस हुआ, कि काफ़ी हिंदू मुस्लिम कॉमनल लाइंस पे काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, है ना। एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और बहुत ज़्यादा ही विस्थापन की त्रासदी का ये साल था। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में स्वतंत्र भारत अपना जर्नी स्टार्ट करता है टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट करता है। एट द टर्मोइल दैट accompanied इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस्ड द न्यू नेशन। तो ये भी मानने वाली बात है दोस्तों कि इतनी आज़ादी के समय, इतने उथल पुथल होने के बाद भी हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि यह राष्ट्र को एक नई चुनौतियों, राष्ट्र के पास जो मल्टीपल चुनौतियां हैं, इनसे उनका लक्ष्य नहीं, वो लक्ष्य से नहीं भटके, उनका जो साइड था, फोरसाइट था, वो क्लियर था। सो इतने उथल पुथल के बाद भी उनकी समझ क्लियर थी। सो वी कम टू द चैलेंजेस दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस। द फर्स्ट, द 3 चैलेंजेस क्या थे? 3 बड़े बड़े चैलेंजेस थे, है ना। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। सो मुख्य तौर पे भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी, 3 काइंड्स। द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड एट accommodative of the diversity of our सोसाइटी, है ना। सो जो सबसे पहला और जो सबसे तत्कालिक चुनौती था कि भारत, है ना, भारत जैसा कंट्री को ऐसा शेप करना, इतना डाइवर्स सोसाइटी है भारत में, इतना विविधता के लिए ऐसा विविधताओं से बड़ा हुआ देश है। तो पहला चुनौती ये था कि इस भारत जैसे देश को एकता के सूत्र में गढ़ने की जरूरत थी, जिसके समाज में काफ़ी डाइवर्सिटी थी। शेप इंडिया ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, है ना। एकता में पिरोने की जरूरत थी, राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की जरूरत थी, और एट एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी, और हमारे समाज की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको भी साथ में एकोमोडेट करते हुए। सो इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। वी ऑल नो कि भारत जो इतना बड़ा देश है, ये एक महादेश के रूप में है। इसका साइज एंड इतनी विविधता है और इतना इसका व्यापक साइज है कि ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट की तरह है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, भाषाएं अलग थी, उनके कल्चर्स अलग थे, उनके धर्म अलग थे। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव्ड that a country full of such kinds of diversity could not remain together for a long। और उस समय ऐसा लोगों को माना जाता था, उनका विश्वास था कि एक ऐसा कंट्री जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ हो, वो ज़्यादा समय तक एकजुट होकर नहीं रह पाएगा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वंस वर्स्ट फियर। और भारत का आज़ादी होते ही देश का बंटवारा हो जाना, ये इस फियर को और ही मजबूत करता था। मतलब लोगों के मन में जो डर थे कि इतने बड़े देश के, इतने विविधताओं से भरा हुआ देश को एकजुट रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत मुसीबत भरी टास्क है। ये जो फियर था, ये जो डर था, ये और इम्बोल्डन हो जाता है, ये डर और मजबूत हो जा रहा था, क्योंकि भारत आज़ाद होते ही 2 टुकड़ों में बट गया था, पार्टीशन हो गई थी, पाकिस्तान अलग हो चुका था। सो देयर वेर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। भारत के भविष्य के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल थे। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? क्या भारत एक यूनिफाइड कंट्री, एक कंट्री, जुड़ा हुआ कंट्री रह पाएगा? क्या भारत एकता के साथ रह पाएगा? वुड इट डू सो बाई एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव?
और क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या मतलब सिर्फ नेशनल यूनिटी पे ही फोकस करेगा कंट्री और अपने जो बाकी लक्ष्य है क्या उसको उसको रख पाएगा? वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रिलीजन एंड सब नेशनल आइडेंटिटी? क्या इसका मतलब ये होगा कि भारत जो अपने क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय जो आइडेंटिटीज़ है क्या इसको खारिज कर देगा? एंड देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, और एक और भी बहुत ही तीखा सवाल था, अर्जेंट सवाल था और चुभता हुआ सवाल था। हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव? जो भारत इतने अन्य क्षेत्रीय भारत में जो अखंडता है वो कैसे पाया जाएगा? भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको कैसे पाया जाएगा? क्योंकि भारत बहुत बहुत राज्यों में, बहुत छोटे छोटे राज्य, ब्रिटिश इंडिया अलग से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश इंडिया वॉज वन पार्ट एंड देन देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स, है ना? तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मोर देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन सबको एक साथ जोड़कर एक इंटीग्रेटेड कंट्री बनाना, एक अखंड कंट्री बनाना, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को मैं भारतीय संविधान पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास 11th में ये मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। जिसको नहीं, जिन्होंने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी समझ अच्छी नहीं है या समझना चाहते हैं डिटेल में, मेरे क्लास 11th के लेक्चर को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। सो यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देता है ना, एंड एक्सटेंड द राइट टू वोट, और जो वोट देने का अधिकार है वो हर एक नागरिक को प्राप्त है हमारे संविधान के अनुसार। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत ने संसदीय शासन के आधार पर प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाया, एंड वन वॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। दीज फीचर्स एंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फॉर्म फ्रेमवर्क। सो इन फीचर्स, इन विशेषताओं से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबला, और यहाँ जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होंगे, राजनीतिक मुकाबले होंगे, वो एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत होंगे। A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. एक लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है ना, एक लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है, इज नेसेसरी, बट यह सफिशिएंट नहीं है, यह एनफ नहीं है, यह एक मात्र यह होना पर्याप्त नहीं है एक डेमोक्रेसी की स्थापना करने में, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना तो जरूरी है, इट इज़ नेसेसरी, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इतना ही होने से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो सकती। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो असली चैलेंज था, जो असली चुनौती थी कि जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके तहत जो भारत में एक लोकतांत्रिक सेटअप करना है, लोकतांत्रिक व्यवहार लाने हैं भारत में इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये असली चुनौती था। Coming to the next challenge, the third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some section. तो तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा विकास करना जिसमें समूचे भारत का, पूरे इंटायर सोसाइटी, पूरे सभी समाज का वेलबींग हो, पूरे सोसाइटी का हो और विकास हो, नॉट ओनली सम सेक्शन, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों का, कुछ लोगों का विकास ना हो, सिर्फ सीमित लोगों का विकास ना हो, लिमिटेड हैंड्स में डेवलपमेंट ना जाए, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरे कंट्री का वेलबींग हो, पूरे सोसाइटी का वेलबींग हो। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज। यहाँ पे हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने संविधान ने प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत हमारे संविधान में, हमारे संविधान में वर्णित है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, है ना। तो हमारा संविधान किस में विश्वास करता है? समानता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। और हमारे संविधान में ही वर्णित है, क्या मेंशन्ड है कि स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए ग्रुप है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान होंगे, कुछ स्पेशल सुरक्षाएं प्रदान की जाएगी, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। एंड ऑल्सो नॉट ओनली टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, सिर्फ इनको ही नहीं, कुछ
रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़, कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ है ना, धार्मिक और सांस्कृतिक कम्युनिटी जो थोड़ा डिसएडवांटेज रही है, इनको भी कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve। तो हमारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन है, और उन डीपीएसपीज में, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में यह वर्णित है कि क्या हमारे वेलफेयर गोल्स होंगे, है ना, दैट हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इसके तहत हम क्या वेलफेयर गोल से अचीव करना चाहते हैं, किस रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है, वो इसमें वर्णित है। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty। तो जो असली चुनौती थी कि आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। द रियल चैलेंज इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिटिक्स, कारगर नीतियों को इवॉल्व करना था, किस चीज़ के लिए, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, गरीबी खत्म करने के लिए, इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के खात्मे के लिए। सो हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रेस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस। तो जो स्वतंत्र भारत था वो इन चुनौतियों के साथ क्या रुख अपनाया, ये सोचने वाली बात है। टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के संविधान के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य, उद्देश्य तय किए गए थे, भारत कितना सफल होता है इनको पाने में। दिस इंटायर बुक इज एन अटेम्प्ट टू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो जो अब हम पूरा ये बुक है, ये जो हम पूरा क्लास 12 में बुक पढ़ने वाली है, इन्हीं सवालों के जवाब कर देने की कोशिश कर रहे हैं। The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like this। तो ये बुक क्या चाहता है, ये ऐसे सारे स्टोरीज बताएगा, कहानियाँ बताएगा, और पॉलिटिक्स, राजनीतिक उत्थान की बताएगा, सिंस इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो आज़ाद भारत में जो भी ऐसी पॉलिटिकल स्टोरीज है वो आप लोगों को इस बुक के माध्यम से बताया जा रहा, सो दैट आप अपने आप को इक्विप कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके, एक सोच डेवलप कर सके कि इन सवालों का जवाब आप खुद से दे सकें। इन द फर्स्ट 3 chapters we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले 3 चैप्टर जो है, अभी जो हमने 3 चैलेंजेस की बात की, इन 3 चैलेंजेस में के स्टार्टिंग में अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के शुरुआती सालों में इन 3 चैलेंजेस को भारत ने कैसे रुख अपनाया, क्या रुख अपनाया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, और या कैसे इन लोगों का सामना किया, इन सब चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है, वी फोकस ऑन द फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैलेंज है हम उस पर ध्यान देने वाले हैं। फर्स्ट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग दैट जो सेंटर स्टेज में था इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था, हम उसको इसमें पढ़ने वाले हैं। We begin by looking at the events that formed the context of independence, है ना। तो हम अभी उन घटनाओं को जिक्र है इसमें पढ़ने वाले हैं जो दैट फॉर्म द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का कॉन्टेक्स्ट बनाता है, उन घटनाओं को अभी हम देखने वाले हैं। So this can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence। तो इनसे हम समझ पाएंगे कि जो राष्ट्रीय यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की जो मुद्दे थे, है ना, जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का मुद्दा था, ये क्यों बन गया एक प्राइमरी चैलेंज, प्राथमिक चुनौती क्यों था आज़ाद भारत के स्वतंत्रता के समय पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी चैलेंज था वो जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की बात थी, ये क्यों थी, ये अभी हम समझने वाले हैं। सो वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूज टू शेप इटसेल्फ इनटू ए नेशन। और हम देखेंगे कि भारत कैसे अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में शेप अप करता है, यूनाइटेड बाई शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। एक ऐसा राष्ट्र जो शेयर्ड हिस्ट्री, जो एक शेयर्ड हिस्ट्री और कॉमन डेस्टिनी, एक लक्ष्य, कॉमन डेस्टिनी जो है ना, और उनका इतिहास एक दूसरे से शेयर करें, ऐसा यूनाइटेड हो, तो ऐसा राष्ट्र भारत हुआ है, हम अभी वो पढ़ने वाला है। दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स एंड डील विद द डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्टेड एमंग रीजन्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल।
सो ये जो एकता था हैड टू रिफ्लेक्ट, इसको क्या दिखाना था, यह एकता लोगों की आकांक्षाओं को दिखाना था, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों की आकांक्षाओं को ये एकता प्रदर्शित करनी थी। और कैसे, कौन कौन से लोग, ये लोग जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग थे एंड डील विद द डिस्पैरिटीज एग्जिस्टेंट, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, वर्ग, डिफरेंट अलग अलग धर्म, सॉरी अलग अलग प्रांत और अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे, इनके आपस में जो डिस्पैरिटीज थी, ये उनके उपेक्षाओं के बावजूद कैसे यूनिटी मेंटेन की गई। सो ये हम अभी समझने वाले हैं। एंड उसके बाद जो इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी शैल टर्न टू द चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी और अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटी विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो बाकी के 2 चैप्टर होंगे, उसमें हम दूसरे चैलेंजेस, जो चैलेंज नंबर 2 है कि डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, और चैलेंज नंबर 3 है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस को कैसे पाया गया। सो इन चीज़ों पे हम अगले चैप्टर में आने वाले हैं। पहला चैप्टर इज फोकस्ड ऑन इशू ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी, इवन बीइंग इंडिया बीइंग सच अ डाइवर्स कंट्री।